आज हम लोग क्या करेंगे बेटा? कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, इसके पहले हम लोगों ने किसका कैलकुलेशन सीख लिया है बताओ बेटा? रेडियस का कैलकुलेशन हम लोगों ने सीख लिया है। आज हम लोग किसका कैलकुलेशन सीखेंगे? एनर्जी का। किसका? एनर्जी का, है ना? अच्छा देखो बेटा, हमने पिछली क्लास में आपको एनर्जी का फार्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था जरा बोलो? चलो एनर्जी का फार्मूला बोलो। 2 पाई² NE ME, हाँ M² E⁴ अपान N² और K²। वाह बेटा वाह, है ना? पूरा पूरा फार्मूला भी नहीं लिखे हैं, यही होता है। फिर सारी गलती किसकी हो जाती है? टीचर की। समझ में आ रहा? ये कहानी होती है। तो हमने कहा था आपको ये फार्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इसको याद रखिएगा। क्लियर है? अच्छा देखो, ये फार्मूला आप याद रखेंगे। कौन सा याद करो? -13.6 Z²/N², और आंसर किस में निकलेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर है? अब मान लो यदि हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना आंसर देके हमें क्या करना है बता बेटा? जूल में आंसर लाना है। किस में? जूल में। तो हमने बोला था इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यदि आपको जूल में जाना हो तो आप मल्टीप्लाई कर देना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। और मान लो जूल से आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो आप डिवाइड कर देना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। अब हमको एनर्जी का फार्मूला मालूम है, क्या है? -13.6 Z²/N²। ये फार्मूला हमको याद रखना है। अब इसी फार्मूले को यदि आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें आंसर किस में आएगा बेटा? जूल में। क्लियर है? तो दोनों एनर्जी के फार्मूले याद हो गए। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी का फार्मूला क्या है बताओ बेटा? -13.6 इंटू 10⁻⁻10 ही नहीं, कुछ बोलोगे क्या? तो आंसर क्या है? -13.6 इंटू Z²/N²। अच्छा बताओ, जूल में एनर्जी को लाना है तो फार्मूला क्या है? -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/N²। अच्छा, आप बहुत जरा ध्यान से देखिएगा, ये कन्वर्जन जरूर सारे बच्चे याद कर लेंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल पे जाना, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आना, ये कन्वर्जन सबको आने चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो निगेटिव साइन लगा है ना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये एनर्जी किसकी है? इलेक्ट्रॉन की। किसकी एनर्जी है? इलेक्ट्रॉन की। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, एट एज डिस्टेंस इज 0 एंड डिक्रीज व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है? कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है उनकी संख्या धीरे धीरे क्या हो रही? घट रही है। इसका मीनिंग क्या है? कि नंबर ऑफ ऑर्बिट की संख्या घट रही है। अच्छा जरा ध्यान से देखो, ये क्या है? आप जरा ध्यान से देखना और इसको सारे बच्चे समझेंगे। और यहां से पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना। पहले हम आपको एक स्ट्रक्चर बना दें, उसके बाद आप इसको डिवाइड करिए। अब जरा ध्यान से देखो, पहले अच्छा इसको हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको एक बना के दे रहे हैं क्या? एनर्जी लेवल, और आपको उसी में कैलकुलेशन करवा दे रहे हैं। अच्छा मान लो हमें एनर्जी डिफरेंस निकालना हो। क्या निकालना हो? एनर्जी डिफरेंस, है ना? तो हम क्या करेंगे? हायर एनर्जी में से लोअर एनर्जी को माइनस कर देंगे। अच्छा, ये वाला फार्मूला कब लगेगा और ये वाला फार्मूला कब लगेगा? अब जरा ध्यान से देखो, ये फार्मूला तब लगेगा जब आप पर्टिकुलर किसी की एनर्जी लेवल निकालोगे। जैसे n = 1 पे क्या एनर्जी है, n = 2 पे क्या है, n = 3 पे क्या है, तब के लिए यह फार्मूला, है ना? अच्छा अब जरा ध्यान से समझो,
ये हायर एनर्जी और ये लोअर एनर्जी है ना बेटा। जब हायर एनर्जी में से लोअर एनर्जी माइनस करोगे तो आंसर आएगा ये। अच्छा देखो, दो फार्मूले कब लगाएंगे? ये फार्मूला तब लगाएंगे जब पर्टिकुलर एनर्जी लेवल निकालनी हो। ठीक है, पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की एनर्जी निकालनी हो तो हम फार्मूला ये लगाएंगे। और यदि एनर्जी, दो एनर्जी का डिफरेंस निकालना हो तो फार्मूला ये लगाएंगे। अच्छा, एक खास बात है, जब हमने किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की एनर्जी निकाली तो आंसर किस में है? माइनस में। लेकिन जब एनर्जी डिफरेंस निकाला तो यहां माइनस हो गया, खत्म। 4 नंबर का सवाल तो यही है कि एनर्जी किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे होती है निगेटिव, लेकिन एनर्जी डिफरेंस होता है पॉजिटिव। क्लियर है? अब देखो ये कैसे है, अब जरा ध्यान से समझो। इस फार्मूले में डेल्टा ई क्या है? एनर्जी डिफरेंस। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। N1 और N2 क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्लियर है? तो यहां पे लिख लेंगे N1 एंड N2 यहां पे क्या है बताओ बेटा? नंबर ऑफ, ठीक है। जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन N1 से N2 पे जंप कर गया या N2 से N1 पे जंप करके आ गया। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो, यहां तक हो गया सब लोगों का? बेटा आपके पास बुकलेट नहीं क्या है? लाना भूल गए? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है बेटा और इसकी सराउंडिंग शेल है। हमने ये आपको पहले स्ट्रक्चर बनवाया था ऐसा। अब हमने कहा था मान लो हमने एटम को यहां से ऐसे तोड़ दिया, है ना, ये सबके पास होगा। तो देखो फिर हमने आपको ऐसे एनर्जी लेवल बनवाए होंगे, ऐसे। ध्यान करो, आज हमको एनर्जी कैलकुलेट करनी है। उस दिन तो बनवा के छोड़ दिया था, लेकिन आज कैलकुलेशन करना है। क्लियर है बेटा? जैसे बताओ ये एनर्जी लेवल कौन सी है? n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7। ऐसे ही हमको कहां तक चले जाना है? अप टू इनफाइनाइट तक। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो। अच्छा, यहां क्या है? न्यूक्लियस है। हमने बताओ किसी एटम को यदि हम ऐसे काट देंगे तो ये देखो आधा भाग ये है कि नहीं? है ना, आधा भाग ये है कि नहीं? देखो ध्यान से बताओ बेटा, ये है कि नहीं? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब न्यूक्लियस के सबसे पास वाली लाइन को ऐसे सीधा कर दो तो देखो यही आपकी नहीं बन रही है फर्स्ट एनर्जी लेवल। ये कौन सी है? सेकेंड एनर्जी लेवल। ये कौन सी? थर्ड। ये कौन सी? फोर्थ। ऐसे इसके ऊपर जो सेल्स होंगी उनको एनर्जी लेवल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अब कोई आपसे कहे कि बताओ एंड, अच्छा इसका नाम क्या था बताओ बेटा? ये कौन सा स्टेट था? ग्राउंड स्टेट, है ना। अच्छा ये बताओ ये कौन सा है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अच्छा बताओ ये कौन सा है? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अच्छा ये बताओ बेटा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ऐसे ही आप बनाते चले जाओगे। क्लियर है? अब किसी ने आपसे कहा कि हमें हर एनर्जी लेवल की एनर्जी बताओ, तो हमने आपको पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की एनर्जी निकालने का फार्मूला क्या सिखाया है? -13.6 और जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, ये हम जो पूरा सवाल पढ़ रहे हैं, क्लियर है, तो अभी हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं बताओ बेटा? हाइड्रोजन लाइक एटम। किसके लिए पढ़ रहे हैं? हाइड्रोजन लाइक एटम। अच्छा, हाइड्रोजन लाइक एटम से एक बात तो समझ गए कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो? एक। या तो हाइड्रोजन हो और या तो हाइड्रोजन लाइक हो। क्लियर है? अब चले सारे बच्चे, अब हमने कहा बताओ E1 बताओ क्या होगी? तो E1 के लिए आप क्या करोगे? -13.6 और क्या करोगे? इनटू बताओ जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। फार्मूला लगाओगे, है ना। अच्छा तो देखो ये क्या होगा? E1 क्या निकलेगा? -13.6 इंटू जेड कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि हम किसके लिए निकाल रहे हैं?
हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। तो बताओ जेड क्या हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर अपान एन क्या हो जाएगा, बताओ एन इक्वल टू क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर होगा बेटा। अच्छा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 बाई 1 1। तो बताओ E1 हमारे पास क्या आ गया -13.6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई पूछे ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी होगी, कितनी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। अब हमने कहा बताओ बेटा E2 आप हमें निकाल के दिखाओ E2। तो आप क्या करोगे, अच्छा सबका जेड तो सेम ही होगा ना, तो हम क्या करें -13.6 अपान एन स्क्वायर कर दें। बताओ सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए एन का वैल्यू क्या है, बताओ बेटा, है ये ना, क्लियर है। तो जेड बार बार रखने की आवश्यकता है क्या, बताओ है क्या, बताओ। अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि सबका जेड 1 है, यानी चाहे यहां जाओ यहां जाओ यहां जाओ कहीं जाओ सब में जेड क्या है 1, तो आप 1 रखो, रखने की आवश्यकता है ही नहीं। तो आप इसको क्या लिखोगे -13.6 बाई एन का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा -13.6 और बाई 4। और एक काम करो सारी एनर्जी अलग कैलकुलेट करो, नहीं यहां बड़ा छीछा लेदर हो जाएगा। एक काम करो ऐसे ऐसे इसको अलग इसको कैलकुलेट करो, सबके सामने एनर्जी लिखो और आज के बाद वो एनर्जी सबको याद होनी चाहिए। हम लोग पहला कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, है ना। चलो पहला कैलकुलेशन, यहां पे तुम लोग नीचे कैलकुलेट करो एनर्जी और आंसर हम आगे लिखेंगे, है ना। E1 क्या होगा ये इसके सामने लिखेंगे, E2 क्या होगा यहां लिखेंगे, E3 क्या होगा यहां लिखेंगे, E4 क्या होगा यहां लिखेंगे, ऐसे लिखते हुए हम लोग चले जाएंगे। क्लियर है। लेकिन कैलकुलेशन हम लोग नीचे करेंगे, पक्का। चलो E1 हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, -13.6 इंटू जेड कितना है 1, 1 का स्क्वायर अपान कहां निकालना है ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि E1 पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू 1। ठीक है भैया, इसका स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस। तो बताओ E1 कितना निकला -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो E1 हम लोग निकाल लिए। अच्छा ये सारा सिस्टम हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। तो सारे जितने भी कैलकुलेशन निकालेंगे सब में जेड का वैल्यू हम लोग क्या रख लेंगे 1। क्लियर है। चलो इसी बात पे आप दूसरा आंसर निकालो, E2 निकालो, E2 है ना। अब E2 क्या होगा -13.6 और जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अतः ये बताओ बेटा E2 क्या होगा n इक्वल टू, E2 कब निकलेगा जब n इक्वल टू 2 होगा, तो क्या होगा -13.6 और इंटू 1 का स्क्वायर और अपान 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -13.6 बाई 4। आंसर बताओ बेटा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां लिख लो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। इसी बात पे आप तीसरा जवाब निकालो E3 क्या निकालोगे -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक भैया। अच्छा क्या लिखेंगे -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर। अच्छा बताओ E3 के लिए क्या होगा n इक्वल टू क्या होगा 3, E1 के लिए बताओ n इक्वल टू क्या होगा 1। जब E2 निकालोगे तो यहां n इक्वल टू क्या होगा 2 होगा ना। तो बताओ n इक्वल टू 3 निकालो, तो 3 का कर दो स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया -13.6 बाई 9। आंसर बताओ 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
आज के बाद हम ये याद रखेंगे, वहां ये कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे। आज के बाद हम लोग याद रखेंगे। निकाल पा रहे हो बेटा? निकल गया? हाँ, चलो जिन लोगों का ये निकल गया है अब चौथा निकालें। अब E4 निकालो। अब देखो E4 क्या होगा। अच्छा बताओ E4 के लिए n का वैल्यू क्या होगा? n इक्वल टू 4। आंसर क्या होगा? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। -13.6 जेड का वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर अपान n का वैल्यू क्या है? 4। 4 का कर दो स्क्वायर। -13.6 बाई 16। आंसर बताओ 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में। यहां पे क्या लिखेंगे? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो सब क्या आ रहे हैं कैलकुलेशन। इसी तरीके से आप n इक्वल टू 5 रख के E5 निकाल लो। चलो ले लास्ट है, n5 निकाल दो। तो हम लोग क्या करेंगे? पांचवा जवाब E5 निकालने हम जा रहे हैं। E5 के लिए n का वैल्यू क्या होगा? 5। फार्मूला लगा दो -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अच्छा -13.6 जेड का वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर अपान 5 का स्क्वायर। तो -13.6 अपान 25। आंसर आ गया -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? अच्छा अब जरा सारे बच्चे बहुत ध्यान से देख लो, इसको याद करो। और आज के बाद हर एनर्जी लेवल हमको याद होनी चाहिए। सबका आ गया? बताओ ये कैलकुलेशन सबको आ गए? अच्छा अब आज के बाद हमको करना क्या है? अब देखो ये क्या है? E5 इक्वल टू -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आज के बाद ये हमको हमेशा के लिए याद होने चाहिए। सब सवाल इसी के बीच आता है। किसी ने कहा बताओ n इक्वल टू 1 पे कितनी एनर्जी होगी? तो क्या याद करोगे? n इक्वल टू 1 पे कितनी एनर्जी है? -13.6। n इक्वल टू 2 पे -3.4। n इक्वल टू 3 पे -1.5। अच्छा बताओ n इक्वल टू 4 पे -0.85। अच्छा n इक्वल टू 5 पे। ये आपको आंसर हमेशा के लिए आज के बाद याद कर लेने हैं। सबको इसके बाद क्या करना है? याद कर लेना है। अब मान लो आपसे कोई कहे, क्लियर है? इतना सबको क्लियर हो गया? अच्छा हो गया। अब आपसे किसी ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है n इक्वल टू 4 से ग्राउंड पे। कहां से कहां? कहां से? 4 से ग्राउंड पे। तो ऊपर वाली एनर्जी और माइनस नीचे वाली एनर्जी। अब आपको क्या करना है? बड़ा वाला ये फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब ऊपर वाली एनर्जी में नीचे वाली एनर्जी को माइनस कर दो, बात खत्म। कोई फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं। अब जरा ध्यान से समझो। अब किसी ने कहा कि इलेक्ट्रॉन यदि n इक्वल टू 1 पे है तो उसके पास कितनी एनर्जी है? यदि वो n इक्वल टू 2 पे है तो कितनी एनर्जी है उसके पास? और यदि n इक्वल टू 3 पे है तो एनर्जी कितनी? n इक्वल टू 4 पे कितनी? n इक्वल टू 5 पे कितनी? जब इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे है तो उसकी एनर्जियां ये हैं। और इलेक्ट्रॉन तो जंप भी करता है, हायर टू लोअर, लोअर टू हायर, हाँ है ना? अच्छा बताओ यदि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल, मान लो n इक्वल टू 6 से n इक्वल टू 2 पे कूद रहा है तो हायर टू लोअर कूद रहा है ना? हाँ या ना? तो बताओ एनर्जी रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब होगी? एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी एमिट होगी, एनर्जी का एमिशन होगा। ये लाइन कहां पढ़ी थी? ये कहां पढ़े थे? ये सबसे लास्ट पॉस्टुलेट में पढ़ा था। जरा सब लोग पढ़ के आओ सबसे लास्ट पॉस्टुलेट, 6 नंबर पढ़ो। वहां देखो नीचे कुछ लाइनें लिखी हैं, लिखा है। जरा 6 पॉस्टुलेट को सारे बच्चे पढ़ें। एक दिन क्लास का गैप होता है, अगली क्लास कम समझ में आती है।
उसका कारण यह होता है कि कुछ बातें हमारी पीछे से जुड़ी होती हैं, है ना। तो इसमें गलती किसकी? टीचर की। किसकी गलती है? हाँ चलो कम से कम समझे तो। क्लियर है? तो जरा 6 पोस्टुलेट जरा पढ़ लो, पढ़ो बेटा, तो समझ आ जाएगा। ठीक है भैया। अच्छा अब इसको हम हटा दें, इसको हटा दें तो आगे काम बन जाएगा। तुम लोग दो भागों में डिवाइड कर लियो ना पेज को, है ना, डिवाइड कर लेना। ठीक है, डिवाइड कर लेना, ये फिर बाद में ना कहना कि हमारा पेज कम हो गया, है ना। दो भागों में इसको डिवाइड कर लो, फिर अब आपसे आगे के कैलकुलेशन करवाए जाएं। अब देखते हैं कौन कौन इस कैलकुलेशन को करके दिखा पाता है। इसके आगे देखो थोड़ी सी जगह है बेटा, नहीं है? अरे कोई बात नहीं है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। अच्छा चलो, हमने देखो यहां से फिर से, अब हमको तो याद हो गए, तो सारे एनर्जी लेवल हम फिर से बना लेते हैं। यहां पे एक साइड पे बनाना बेटा। अच्छा बताओ, ये n इक्वल टू कौन है? 1, ये n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 3, ये n इक्वल टू, ये n इक्वल टू, और ये n इक्वल टू, यहां से हमें कहां तक चले जाना? n इक्वल टू इनफाइनाइट तक। क्लियर है? अच्छा बताओ बेटा, इसकी एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा इसकी बताओ बेटा। अच्छा इसको E1 E2 करते लिख लें ना, तो आपको ज्यादा बढ़िया समझ आ जाएगा। बताओ अपनी E1 कितनी है? अच्छा बताओ बेटा E2 कितनी है? बार बार बोलो, अब इसको याद ही कर लेना है। अच्छा बताओ बेटा E3 कितना है? -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 1 पॉइंट है। अच्छा बताओ ये कितना है? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा E5 कितनी है? -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? अब सारे बच्चे एक काम करें, बताओ इसके और इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस निकालो, इसके और इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस निकालो, है ना बेटा। इसके और इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस निकालो, इसके और इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस निकालो, है ना। और ऐसे तुम्हें बड़ा वाला फार्मूला लगाना पड़ता है, यदि तुम ऐसे याद कर लिए तो सीधे माइनस करना है। लगाओ। अच्छा फार्मूला हमारे पास क्या होगा बताओ? डेल्टा ई निकालने के लिए फार्मूला क्या लगाओगे? E2 माइनस E1, है ना, यही फार्मूला लगाओगे। अच्छा बताओ E2 कितना है? बताओ E2 यही तो है, -3.4, फिर माइनस, और E1 अपने पास क्या है? -13.6। तो क्या आया? -3.4 और माइनस माइनस प्लस 13.6। तो देखो ये प्लस वाला बड़ा हो गया, माइनस वाला छोटा, तो आंसर किस में आ गया? +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? हमने आपको पिछली क्लास में एनर्जी डिफरेंस का ये फार्मूला याद करवाया था, याद करो, ये वाला याद करवाया था कि नहीं? डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1। क्लियर है? अब हम चाहेंगे आप इसके और इसके बीच की एनर्जी का डिफरेंस निकाल दो सामने। एक काम करो, ये फार्मूले कहीं और लगाओ, यहां सिर्फ डिफरेंस लिखो, कैलकुलेशन नीचे कर लो जैसे ऊपर वाले करवाए थे, वहां सिर्फ वैल्यू लिखो। अच्छा बताओ ये एनर्जी का डिफरेंस कब का है? जब इलेक्ट्रॉन 2 से कहां आ रहा है? 1 पे। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है? 2 से 1 पे। अच्छा अब ये इलेक्ट्रॉन हमारा कहां से आ रहा? 3 से मान लो 2 पे, ऐसे एरो लगा लेना। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां कूद रहा है? बताओ 3 से 2 पे। अच्छा तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? E3 माइनस E2, ऊपर वाली एनर्जी माइनस नीचे वाली एनर्जी। अच्छा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां कूदा? n इक्वल टू 3 से 2 पे। अच्छा तो बताओ E3 कितनी है? -1.5, और माइनस E2 कितना है?
-3.4 है ना। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस प्लस में से ये माइनस हो जाएगा, तो बताओ कितना आया, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम चाहेंगे कैलकुलेशन कहीं और करो, सीधे यहां वैल्यू लिखो। कैलकुलेशन कहीं और कर लो, उसके नीचे कहीं कर लो, जैसे यहां के कैलकुलेशन ऐसे किए थे, सिर्फ यहां वैल्यू लिखे थे। मैं ये चाह रहा हूं कि ये कैलकुलेशन कहीं और करो, सिर्फ यहां वैल्यू लिखो, कैलकुलेशन कहीं और करो, है ना। अच्छा बताओ, इसी बात पे डेल्टा ई निकाल दो। जब हमारा 4 से कहां गिर रहा है इलेक्ट्रॉन, 3 पे, तो आंसर क्या, फार्मूला क्या लगेंगे, E4 माइनस E3। इसका सिर्फ आंसर बताना, कैलकुलेशन कहीं और कर लो। कितना आया, 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 0 मत बोला करो, इतना टाइम ना खराब करो, सिर्फ पॉइंट के बाद जो है वो बोलो। 0 पॉइंट वो नहीं, 0 हटाओ, सिर्फ 0.65। एक तो जल्दी बोलना है, यहां इतना कहां समय है कि 0.0 ये वो, 0 हटाओ। पॉइंट के बाद है 0 तो काम का है ना, पॉइंट के पहले 0 तो बेकाम। है कि नहीं। देखो ये 1 रुपया है, इधर हमने 2 0 लगा दिए, बेकार। और कहीं यहां 2 0 लगा दे तो ये काम के हैं, है ना। तो देखो भैया, हर चीज की बड़ी वैल्यू है, सिर्फ उसका स्थान सही हो। क्लियर है। जैसे आप लोग हो, यहां हो, भीड़ में हो, किसी काम के नहीं। अभी सेलेक्ट होके अपने मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओ तो बड़े काम के। तो तुम तो वही हो, बदला क्या, जगह। तो अंतर किसका है, सब जगह का फर्क है ना। अच्छा भैया, एक है बच्चा है, ये भी निकाल दो। डेल्टा ई, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां कूद रहा है, 5 से 4 पे। तो क्या हम 5 से कहां कूदा रहे हैं, 4 पे। अच्छा बताओ, इसका आंसर बताओ बेटा। फार्मूला हो जाएगा E5 माइनस E4। आंसर बताओ, 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। अच्छा अब देखो, हमको सबकी एनर्जियां याद हो गई, जरा ध्यान से देखो। अब हम सबकी सिर्फ एनर्जी लिखने जा रहे हैं, है ना। इतना बड़ा बड़ा कुछ नहीं करना, ये सब कैलकुलेशन आप अलग से कर लो, सिर्फ यहां हम वैल्यू लिखने जा रहे हैं। बताओ यहां की वैल्यू कितनी आई थी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां बताओ 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखो हमने याद कर लिया, याद कर लिया, है ना। इससे जानते हो कितने बड़े बड़े सवाल अब सॉल्व होने वाले हैं। जरा सब एक बार सारे बच्चे ये और ये एक बार पूरा देख लें। एनर्जी किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की और एनर्जी डिफरेंस दोनों देख लो, फिर हम सवाल लगवाएं। इतना कैलकुलेशन करने के बाद आप जरा ध्यान से देखो, ठीक है। ये देखो हमने सारे कैलकुलेशन यहां लिखे हैं, क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, बताओ ये इधर से हम न्यूक्लियस से दूर ही तो जा रहे हैं, बताओ न्यूक्लियस से दूर जाना है कि नहीं। ये हमारे एटम का न्यूक्लियस है, ये पहली एनर्जी लेवल है। पहली एनर्जी लेवल का दूसरा नाम क्या है, ये कौन सी सेल है, के सेल। कौन सी सेल, के सेल। ये कौन सी, एल। ये कौन सी, एम। बेटा इतना चौंक कह रहे हो, इसके पहले ये पढ़े नहीं हो क्या, कहां चला गया, ये पढ़े नहीं हो क्या, पढ़े हो। तो हमने यहीं से तो इस एटम को ऐसे तोड़ लिया और इन्हीं को हमने एनर्जी लेवल में दिखा दिया। तो न्यूक्लियस ये है, ये न्यूक्लियस है, इसके सबसे करीब कौन सी सेल है, के सेल। तो ये के सेल ही तो है, या इसको के सेल बोल लो या इसको n इक्वल टू 1 बोल लो, दोनों बातें सेम है। क्लियर हुआ। अब आ जाओ जहां थे वहीं आ जाओ बेटा, ये सब याद रखा करो, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे बताओ एनर्जी घट रही कि बढ़ रही, बढ़ रही है।
एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, हाँ या ना, बताओ। बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है, हाँ या ना, ठीक है। तो जरा लिख लो, नीचे से ऊपर एरो लगाओ, इंक्रीजेस। चलो अब इसके बाद, अच्छा ये सबने लिख लिया, अच्छा अच्छा बताओ, अब देखो तुम लोग कितना बढ़िया सवाल का जवाब देने लायक हो गए हो। न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं एनर्जी क्या हो रही है, पक्का। अब जरा ध्यान से देखो, लेकिन एनर्जी डिफरेंस घट रहा है, ये 4 नंबर का सवाल है। लेकिन एनर्जी डिफरेंस क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। ये कहानी समझ में आई, जरा ध्यान से देख लो ना, कैलकुलेशन कराया क्यों, बताओ। ये क्या है, एनर्जी के डिफरेंस ही तो हैं, और एनर्जी के डिफरेंस न्यूक्लियस से ऊपर जाने पे क्या हो रहा है, बताओ बेटा। यहां न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं एनर्जी का डिफरेंस क्या हो रहा है, घट रहा है, हाँ या ना, क्लियर है। अब आ जाओ, अब सवाल तुम ये रखे सवाल, है ना। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं एनर्जी क्या हो रही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हाँ है ना। ये कौन सा लिखा है, लिखा है ना, तो बढ़ रही घट रही, बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, अब ये एक एनर्जी हो गई, अब एनर्जी का डिफरेंस ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर मतलब न्यूक्लियस से दूर जाने पे क्या हो रहा है, एनर्जी का डिफरेंस घट रहा है। 4 नंबर के सवाल हैं बेटा। अब सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखो, हमने आपको एक दिन जुगाड़ तनु पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, तनु, TNU, क्या पढ़ाया था, तनु। इसका मतलब क्या होता है, T का मतलब होता है टोटल एनर्जी, है ना, और N का मतलब क्या होता है, निगेटिव, और यहां U किसको हमने लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, निगेटिव। अच्छा बताओ बेटा, काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, पॉजिटिव। कहीं लिख लो, कहीं लिख लो, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, निगेटिव। टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, निगेटिव। काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, पॉजिटिव। कहीं लिख लो, ठीक है। और सारे बच्चे काम करेंगे, यहां पे आज तीनों एनर्जियां लिखेंगे, बस खाली थोड़ी सी जानकारी के लिए, बाकी सारे सवाल हैं यहां से, क्लियर है। देखो तुम्हें यहां लिखना है, अच्छा बताओ, टोटल एनर्जी का फार्मूला, है ना बेटा, फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। हमने आपको पढ़ाया था कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का 2 गुना होता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ाया था, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का 2 गुना कौन होता है, पोटेंशियल एनर्जी। या ऐसे कह सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी का आधा कौन होता है, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, दोनों बातें सेम है। अच्छा बताओ, टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, देखो बेटा क्या होता है, के लगा लो एक कोई कांस्टेंट, ZE² और अपान 2R, आगे कौन सा निशान लगा लोगे, माइनस, क्लियर है। फार्मूला क्या है, KZE² अपान 2R। अच्छा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बताओ बेटा, KZE² अपान 2R, और इनटू क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, बताओ बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या हुआ, KZE² बाई R, ये हुई टोटल एनर्जी। अच्छा इसके पहले हमें क्या लगा देना चाहिए, वेरी गुड, नेगेटिव। क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का साइन क्या होता है, नेगेटिव, क्लियर है। अच्छा बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बता दो। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी सेम होती है, सिर्फ वो निगेटिव और ये पॉजिटिव होता है, तो क्या लिखोगे, KZE² बाई 2R, ठीक है। अच्छा तुम लोगों के पास वहां जगह है जहां डबल करवाया था, है ना, यहां जगह है, मतलब यहां पे जगह है,
यहाँ पे, तो एक काम करो सारे बच्चे यहीं लिखो आके, है ना। हाँ, यहाँ पे जगह है, वहां जगह है नहीं, तो यहीं लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एनर्जी और एनर्जी का डिफरेंस का आ गया आंसर। अभी हम सारे आंसर लाने के लिए आपको थोड़ा सा और पढ़ा दें। अच्छा, एक काम करो, अब हमारे पास जगह कम पड़ेगी तो हम कहाँ जाएंगे? बोर्ड पे जाएंगे, है कि नहीं? चलो यहां आ जाओ, तुम लोग वहीं लिखना जहां से डिवाइड किया था। अच्छा बताओ, अब हमने क्या लिखा है? देखो बेटा, टोटल एनर्जी, है ना। टोटल एनर्जी का फार्मूला सारे बच्चे यहां लिखेंगे, और सारे बच्चे यहां लिखो, लिखो। टोटल एनर्जी का फार्मूला यहां लिख लो, लिख लिया। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यहां लिख लो, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यहां लिख लो। अच्छा बताओ, टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या था? बताओ बेटा, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपान 2r। अच्छा बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने क्या लिखा? के जेड ई स्क्वायर अपान 2r, 2r। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला माइनस, है ना, माइनस, ये 2 गुना होता, तो माइनस 2k जेड ई स्क्वायर अपान 2r, और 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या हुआ? माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ये तीनों लिख लो बेटा फार्मूला। क्लियर है? याद हो गया? अब सारे बच्चे इसी के नीचे, अभी हमने आपको टोटल एनर्जी का एक फार्मूला पढ़ाया, -13.6, है ना। बताओ, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ पढ़ाया कि नहीं? जिसको ई करके पढ़ा रहे थे वो टोटल ही एनर्जी तो पढ़ा रहे थे। क्लियर है? तो बताओ, इस रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा? क्या होगा? 13.6 और जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इसी रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बताओ, माइनस, है ना। अब बताओ यहां क्या लिखेंगे? अब बहुत ध्यान से देखो, इस और इस एनर्जी का ये कितना होता है? 2 गुना, तो यहां लिखेंगे 2 और इंटू 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो क्या होगा? 27.2 और जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ये किस में होगा? माइनस में। ये सारे बच्चे इस एनर्जी को लिख लें। ये देखो, हम कंपेयर करा रहे हैं। अब सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखें, देखो क्या करना है। यहां पे ऐसे क्या लिख लेंगे? एनर्जी। हमने कितने टाइप की एनर्जी देखी है? टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब सारे बच्चे यहां तक हो गया? हो गया। अब देखो तुम लोग कितना बढ़िया जवाब देने लायक हो गए हो, है ना। अब तुम लोग वहीं पे लिखना बेटा, है ना, वहीं पे लिखना। अब हमने कहा कि अब हम एनर्जी लेवल फिर से हम चाहते हैं कि एक बार बना लें, एक बार हम लोग एनर्जी लेवल फिर से बना लें। तो देखो, ये अपना क्या है? न्यूक्लियस। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, न्यूक्लियस से जैसे आप दूर जाओगे, बहुत ध्यान से समझना, बताओ टोटल एनर्जी क्या होगी जिसको हम ई से लिख रहे हैं? क्या होगी? बताओ बेटा, क्या लिखेंगे? इंक्रीजेस, हाँ या ना? अच्छा बताओ, बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीजेस। अच्छा बताओ, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डिक्रीजेज। भैया 4 नंबर का सवाल तो यही है। जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं,
हमारी टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ती है, लेकिन हमारी काइनेटिक एनर्जी घटती है। लिख लो इसको। ये देखो हम बार बार न्यूक्लियस बनाए दे रहे हैं और न्यूक्लियस से हम दूर जा रहे हैं। ये देखो ये वाला निशान देखना, ये वाला निशान, ये कहां से कहां के लिए सवाल के जवाब हमने सिखाए हैं। अच्छा, मान लो किसी ने तुमसे उल्टा पूछ लिया कि जैसे जैसे हम ऊपर से न्यूक्लियस के करीब आ रहे हैं, मान लो हमने ऐसे पढ़ाया और वहां सवाल उल्टा पूछ लिया। हमने न्यूक्लियस से ऊपर जाने के लिए तीनों चीजें पढ़ाई, लेकिन सवाल पूछा कि जैसे जैसे हम n=5 से n=1 की तरफ आएंगे तो क्या होगा, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी तो घटेंगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। हाँ या ना, बताओ। न्यूक्लियस से जब हम दूर जाएंगे तो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी घटेगी। और जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे वैसे हमारी क्या होगी, काइनेटिक टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों घटेंगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये याद रखना। क्लियर है? अच्छा चलो इसका पहले जवाब बताओ। अच्छा बताओ, न्यूक्लियस से दूर जाने पे कौन सी दो एनर्जियां बढ़ेंगी? बताओ, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी। अच्छा बताओ, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बताओ, टोटल और पोटेंशियल एनर्जी घटेंगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। हमने देखो एक साइड का पढ़ा है, एक साइड का तुम अपने मन से समझ लोगे ना। क्लियर है? अब जरा आ जाओ अपने सवाल पे। कहां आ जाओ? अपने सवाल पे। सब लोग देखो स्पेशल पॉइंट उसमें कुछ करके लिखा होगा, लिखा है, वहीं पे आ जाओ सारे बच्चे। यहां पे आओ, देखो सब सवाल यहीं लिखे हैं। अच्छा बताओ, और ये सब स्पेशल पॉइंट कहां के लिखे हैं? सब स्पेशल पॉइंट कहां के लिखे हैं? ये लिखे हैं फ्रॉम न्यूक्लियस टू टॉप या अबव एनर्जी लेवल। ये सारे फार्मूले कहां से कहां के लिए लिखे हैं? बताओ बेटा, न्यूक्लियस से दूर। ठीक है? अच्छा बताओ, जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो टोटल एनर्जी इंक्रीजेस। यही तो पढ़ाया है। अच्छा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, है ना? अच्छा बताओ, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। यही तो पढ़ाया है। अच्छा, एनर्जी का डिफरेंस डिक्रीजेस, है ना? अच्छा एक और बात समझो, ये सबसे स्पेशल पॉइंट है ये वाला। जबकि ये भी एनर्जी का डिफरेंस ही है, लेकिन ये स्पेशल क्यों है? देखो देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन कहां से कहां कूदा? 2 से 1 पे। यहां इलेक्ट्रॉन कहां से कहां कूदा? 3 से 1 पे, 2 से 1 पे, 4 से 1 पे, 5 से 1 पे। इसका मतलब है अलग अलग एनर्जी लेवल से ग्राउंड पे इलेक्ट्रॉन को कूदा रहे हैं। कहां से कहां कूदा रहे हैं? अलग अलग एनर्जी लेवल से कहां कूद रहा है इलेक्ट्रॉन? जंप कहां कर रहा है? ग्राउंड लेवल पे। पहले कहां से कहां कूदा? 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1। अब यहां एक खास बात है, जितना दूर से इलेक्ट्रॉन कूदेगा ग्राउंड पे, एनर्जी का डिफरेंस उतना ज्यादा आएगा। क्या हमने बोला? अब सवाल बताओ क्या है? क्या बोला हमने? इलेक्ट्रॉन जितनी दूर से ग्राउंड पे कूदेगा, एनर्जी का डिफरेंस उतना ज्यादा आएगा। अब जरा बात ध्यान से समझो, अब बहुत ध्यान से समझो। देखो यहां 1-1 का डिफरेंस है और यहां ज्यादा का डिफरेंस है। अच्छा यहां कितने का डिफरेंस है? 1 का। यहां कितने का डिफरेंस? यहां बताओ, यहां बताओ। यानी जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना डिफरेंस का कैलकुलेशन भी ज्यादा होगा। क्लियर है? देखो ये डिफरेंस अलग है और ये डिफरेंस अलग है।
सारे डिफरेंस ऊपर से नीचे जाने पे घटते नहीं हैं, कुछ डिफरेंस बढ़ते भी हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल है, तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो। यहां देखो 1 का डिफरेंस है, 2 से 1 पे कूदा, 3 से 2 पे कूदा, 4 से 3 पे कूदा। तो जब 1 पे कूदे तो एनर्जी का डिफरेंस नीचे से ऊपर जाने पे घटता है, और जब 1 से ज्यादा पे कूदे डिफरेंस से तो एनर्जी का डिफरेंस बढ़ता है। क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, कूदने वाली बात समझ रहे हो? कहां से क्या कूदा? देखो ये इलेक्ट्रॉन है, इन पे कौन सवार है? इन एनर्जी लेवल पे किसको कूदा रहे हो? अब हम ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से कूद गया यहां, ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लो कूद गया यहां से यहां, ये इलेक्ट्रॉन कूद गया यहां से यहां, ये इलेक्ट्रॉन कूद गया यहां से यहां। ये मैं बात वहां पढ़ा रहा हूं। हर एनर्जी लेवल पे तुम थोड़ा ना बैठे हो, तुम कूद रहे हो। वहां कूदने वाला कौन है? इलेक्ट्रॉन। हर एनर्जी लेवल पे कौन कूदा रहे हैं हम? किसको? इलेक्ट्रॉन को। क्लियर है? तो इस बात को समझना। यहां पे ये बात ना लिखना, क्योंकि ये कैलकुलेशन अलग है, पता लगे कैलकुलेशन कुछ और जवाब कुछ लिखा। और इसमें अच्छा बताओ कौन है इन एनर्जी लेवल पे, कौन बैठे हैं? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अच्छा सारे बच्चे आ जाओ। अच्छा इस वाले सवाल का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखो। ये जो पॉइंट लिखा है इसका मतलब क्या है? देखो ये n इक्वल टू कौन 1, ये n इक्वल टू कौन 2, ये n इक्वल टू 3, ये n इक्वल टू 4, ये n इक्वल टू 5। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन यदि यहां से कूदे ग्राउंड पे, या इलेक्ट्रॉन यहां से कूदे ग्राउंड पे, या इलेक्ट्रॉन यहां से कूदे ग्राउंड पे, या इलेक्ट्रॉन यहां से कूदे ग्राउंड पे। क्लियर है? अच्छा इसको आप क्या लिखोगे? इस वाली लाइन को आप नहीं लिखोगे E5 माइनस E1। हां या ना? क्लियर है? अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ? E4 माइनस E1 लिखोगे ना? अच्छा बताओ बताओ 5 से कहां कूद रहा है? 4 पे। बताओ ज्यादा दूर से कूद रहा है ना ग्राउंड पे, तो जितनी दूर ऊपर से ग्राउंड पे कूदेगा एनर्जी का डिफरेंस उतना ज्यादा होगा। बस यही समझाना था। और बेटा यही 4 पॉइंट ही हर साल पूछता है, 4 में से 1 पॉइंट आपसे पूछेगा जरूर, है ना? क्लियर है? तो एक बार हम चाहेंगे एनर्जी आप सारा देख लो, फिर हम कुछ सवाल लगवा दें। आपके देखो बुकलेट में कुछ सवाल होंगे। कुछ सवाल हम लिखा के आपको करवा दें। अच्छा इतना हमने पढ़ लिया, अब हम पूछने जा रहे हैं, आप बताएं बेटा। बताओ अच्छा यदि हम नीचे से ऊपर, जब हम बोले नीचे से ऊपर तो आपके मन में तुरंत बात आ जानी चाहिए हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं। हम क्या बोले? नीचे से ऊपर, तो आपके मन में क्या आनी चाहिए बात? न्यूक्लियस से दूर। अच्छा बताओ जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, बताओ अच्छा टोटल एनर्जी है ना और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बढ़ेंगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी घटेगी। एक सवाल हो गया पक्का। अच्छा बताओ एनर्जी का डिफरेंस। अच्छा जब हम बोले एनर्जी का डिफरेंस तो तुम समझ लेना 1-1 का डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे आ रहा, 3 से 2 पे आ रहा, 4 से 3 पे आ रहा, 5 से 4 पे आ रहा। तो यदि 1 का डिफरेंस है तो नीचे से ऊपर जाने पे ये डिफरेंस घटेंगे। घटेंगे है ना? पक्का? लेकिन यहीं पे दूसरी बात याद कर लो, जैसे एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा गैप से कूद रहा होगा ग्राउंड पे, तो ये डिफरेंस क्या होगा? बढ़ेगा। कौन सा पॉइंट है? सबसे लास्ट पॉइंट। क्लियर है? तो क्या पूरी बातें नहीं आ गई हैं? क्लियर हुआ? अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो। हां अब ये हमने कुछ जुगाड़ यहां लिखा रखे हैं, इनको समझ लो। ये हटा दे बेटा, यहां पे हमने कुछ जुगाड़ लिखा रखे हैं, उनको जरा समझो। ये क्या है? ठीक है, लिखा इफ एन इज सेम। इफ एन इज सेम का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या है? सेम, है ना? और आपको यदि
आपको हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी मालूम है और किसी और एलिमेंट की एनर्जी पूछ रहा उसी एनर्जी लेवल पे, जैसे हमने कहा हाइड्रोजन की n इक्वल टू 1 पे एनर्जी है 13 पॉइंट कितनी है 13 पॉइंट माइनस 13.6। तो आपसे पूछे बताओ लिथियम प्लस 2 की, क्या पूछा लिथियम प्लस 2 की, क्योंकि हम लिथियम तो बोल नहीं सकते डायरेक्ट, क्या बोलेंगे लिथियम प्लस 2। अच्छा लिथियम प्लस 2 क्यों बोला, क्योंकि हमें 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाना है की एनर्जी n इक्वल टू 1 पे कितनी होगी। तो आप क्या करोगे यहां रखोगे माइनस 13.6, हाँ ये ना, और इंटू लिथियम का जेड कितना है 3 का स्क्वायर, ये आ गई डायरेक्ट एनर्जी। क्लियर है नहीं, ये सवाल कब लगाओगे, ऐसा फार्मूला कब लगाओगे बताओ बेटा, जब n क्या हो सेम। अच्छा ये n क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट है ना, या एनर्जी लेवल, चाहे नंबर ऑफ ऑर्बिट का हो चाहे एनर्जी लेवल। जैसे किसी ने कहा हाइड्रोजन की n इक्वल टू 2 पे एनर्जी है माइनस 3.4, तो लिथियम की n इक्वल टू 2 पे एनर्जी बताओ। तो आप क्या करोगे बस लिथियम के जेड से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, सीधे आंसर। ये एकदम शॉर्टकट है, सीधे शॉर्टकट है। क्लियर है, एक सवाल लिखवाएं, लिखो लिखो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन in n equal to 2, in n equal to 2 is minus 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है सवाल, क्या हमने बोला इफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन n इक्वल टू 2 इक्वल टू क्या है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन कैलकुलेट एनर्जी ऑफ Li प्लस 2, Li प्लस 2, एनर्जी ऑफ Li प्लस 2 इन n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 है ना एनर्जी लेवल, या n इक्वल टू 2 कहां पे ऑर्बिट या नंबर ऑफ ऑर्बिट। सवाल अभी समझ नहीं आया, हमने बोला हाइड्रोजन की n इक्वल टू 2 पे एनर्जी है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप Li प्लस 2 का n इक्वल टू 2 पे एनर्जी कैलकुलेट करो, है ना। तो आपने अब देखो यहां क्या है, अब बहुत ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे ये, है ना। एनर्जी हमको Li प्लस प्लस की हमें मालूम करनी है, हाइड्रोजन की n इक्वल टू 2 पे एनर्जी कितनी होती है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमको पता किसकी करनी है लिथियम की, तो लिथियम का जेड कितना होता है 3, तो यहां क्या कर देंगे 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस 3.4 और इंटू 9, आंसर बताओ 13.6 30 माइनस 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीधे सवाल सीधे जवाब, दुनिया भर का कोई काम करना ही नहीं। लेकिन एक बात ध्यान कर लेना, यदि उसने कह दिया, यदि उसने ये कह दिया, क्या कह दिया कि n सेम नहीं है, तो आप ये फार्मूला ना लगाना। जब एक एटम का n मालूम हो और दूसरे एटम का उसी एनर्जी लेवल पे एनर्जी निकालना हो, तो ये फार्मूला लगाना। क्लियर है। और मान लो, है ना, क्या लिखा इन एनी पर्टिकुलर एटम, किसी एक पर्टिकुलर एटम के लिए, किसी एक पर्टिकुलर एटम के लिए। अच्छा इसका मतलब समझे, किसी पर्टिकुलर एटम के लिए, जैसे हाइड्रोजन की n इक्वल टू 1 पे एनर्जी है 13 पॉइंट समथिंग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
है ना, और एटम यही रखो, एटम हाइड्रोजन ही रखो, इसकी n इक्वल टू 2 पे एनर्जी क्या होगी, तो पहली वाली एनर्जी को आप डिवाइड कर दोगे। लिखो, नहीं कैलकुलेट करो, इसका सवाल लिखो, इसका सवाल हो गया। अब इसका एक सवाल लिखो, यहां क्या रखना है, एटम सेम रखना है, यहां हम n सेम रखे, एटम हमने अलग अलग लिए, यहां पे हम n अलग अलग लेंगे लेकिन एटम सेम रखेंगे। ये समझ में आया? कब लगाओगे, जब n सेम हो एटम अलग अलग हो। ये कब लगाओगे, जब एटम सेम हो n अलग अलग हो। क्लियर है? तो लिखो, इसके नीचे के एक सवाल लिखो, ये हम सवाल कैसे लगाएंगे, लिखो कैलकुलेट, ऐसे रुको रुको, लिखो इफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, लिखो इफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट is minus 13.6 electron volt, is minus 13.6 electron volt, then calculate energy of hydrogen, क्योंकि हमने देखो क्या सेम रखना है, एटम, तो हम एटम सेम रखेंगे। देखो हमने पहले भी हाइड्रोजन की बात की और फिर भी मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, है ना। देन कैलकुलेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन in second excited state, in second excited state। अच्छा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के आगे लिख लो मींस n इक्वल टू 3, ब्रैकेट में लिख लो, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इक्वल टू 3। क्लियर है? अच्छा बताओ, हमने निकाला, बताओ पहले पे कितनी एनर्जी थी, माइनस 13.6, किस पे जान रहे हैं, n इक्वल टू 3 पे, हाँ या ना। तो यहां क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस 13.6 बाई 9। आंसर बताओ, माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या यही हम पहले पढ़ा के नहीं आए हैं, ये वही वाला तो सवाल है, हाँ या ना, वही सेम सवाल तो है। अच्छा अच्छा, ये वाला सवाल और ये सवाल में डिफरेंस समझ में आया, डायरेक्ट सवाल का आंसर आएगा, समझ में आ गया। तो देखो दोनों के एक एक सवाल हो गए। अब देखो इसी में भी और जगह खाली है ना बेटा, हाँ इसी में भी जगह खाली है। अच्छा बताओ, एनर्जी इतनी समझ में आ गई, पक्का? अच्छा एक बार पूरी एनर्जी रिवाइज करो, हम पूछें फिर कुछ, कहां पे इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करो, आंसर कितना आ रहा, कितना आ रहा, माइनस 13.6 को 9 से डिवाइड करो, आंसर बताओ 1.5। वैसे 1.51 आना चाहिए, हाँ लेकिन 1.5 ठीक है, आंसर तो आता है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन 1.5 ठीक है। कितना आ रहा, 1.5 ठीक है, ठीक बेटा। चलो अब एक बार देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लो। अच्छा किसी ने आपसे मान लो मजाक मजाक में पूछ लिया कि बताओ टोटल एनर्जी इनफाइनाइट पे कितनी होगी, n इक्वल टू इनफाइनाइट पे कितनी होगी, इनफाइनाइट पे कितनी होगी अरे भैया हाँ, तो यही बात तो हम पूछ रहे हैं, कोई हम और बात पूछ रहे हैं क्या, बताओ जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर फार्मूला होता है और n का वैल्यू है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के स्क्वायर भी भैया इनफाइनाइट होता है, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी कर लो। और समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू 0, समथिंग, समथिंग का मतलब इतना थिंग है ना, अपॉन इनफाइनाइट का आंसर क्या होता है 0। तो मान लो किसी ने पूछ लिया, अच्छा बताओ इनफाइनाइट पे क्या है, n1 पे तुम जानते हो, n2 पे तुम जानते हो, n3 पे जानते हो, n4 पे जानते हो, n5 पे जानते हो, चलो इनफाइनाइट पे बताओ कितनी है, तो क्या करोगे 0। आपको फार्मूला क्या आना चाहिए,
समथिंग अपॉन इनफाइनाइट दैट इज 0। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट हमने क्या किया, तो क्या होगा 0। अच्छा बताओ 1 अपॉन 0 बराबर क्या होता है, इनफाइनाइट। ये भी कहीं याद कर लो, थोड़ी सी मैथ भी सीखते चलो हमारे साथ साथ। ठीक है, याद कर लो, फिर आगे बढ़े हम लोग। सबसे बढ़िया सवाल ये वाले आते हैं। अच्छा बताओ, हमने एनर्जी के सिर्फ 2 फार्मूले पढ़े हैं। कितने फार्मूले, एक हमने पढ़ा E इक्वल टू -13.6 और जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इसके आगे क्या लिखेंगे, ये फार्मूला कहां का है, क्या लिखेंगे इसके, एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। इसके आगे इसको क्या लिखेंगे, इसके आगे लिखो लिखो। अच्छा ये वाला फार्मूला कहां लगाएंगे, ये फार्मूला कब लगाओगे, एनर्जी डिफरेंस निकालने के लिए। इसके आगे लिखो कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, मतलब 2 फार्मूले हैं तो कहां किसको लगाओगे, इसके आगे लिखो कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, है ना, इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। अच्छा ये एनर्जी लेवल का मतलब क्या है, हम n इक्वल टू 1 2 3 की बात कर रहा हूं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, ये कहां लगाओगे, लिखो कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी डिफरेंस। जब हमसे एनर्जी का डिफरेंस पूछे तो ये फार्मूला लगाएंगे। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा एनर्जी डिफरेंस का फार्मूला हमने सीखा क्या है, डेल्टा ई बराबर, हम ये भी तो फार्मूला लगाते हैं ना, E2 माइनस E1। आप जरा ध्यान से देखो, जो आप E2 माइनस E1 से निकाल ले रहे थे ना डायरेक्ट वैल्यू रख के, वही इससे भी निकलेगा, लेकिन इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। किसी ने कहा इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पे आ रहा है, तो 3 वाली एनर्जी में 2 वाली एनर्जी माइनस कर दी, आंसर आ गया। क्लियर है। और ये फार्मूला लगाओगे तो N1 के जगह क्या रखोगे, कहां से कहां आ रहा, 3 से, कहां पे जा रहा है ना, तो तुम्हारा कैलकुलेशन हो जाएगा बड़ा। तो सीधे ये वाला लगा के निकाल लो, काहे इतना बड़ा आंसर कैलकुलेशन करोगे, जब जो काम इससे हो सकता है तो इतना बड़ा फार्मूला लगाने की क्या जरूरत। क्लियर है। अब जरा ध्यान से समझो, अब बहुत ध्यान से समझो, आपसे एनर्जी रेशियो कभी कभी पूछ लेता है। एनर्जी रेशियो पूछ लेता है। एनर्जी का फार्मूला हमने क्या पढ़ा, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है। अच्छा ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हटा दो, और हाइड्रोजन के लिए जेड भी क्या होगा, क्या होगा 1 होगा। लेकिन मान लो एक एटम हाइड्रोजन है और एक एटम कर दे कोई दूसरा, मान लो लिथियम ले ले, तो दोनों एटम का जेड क्या होगा, अलग अलग। तो देखो क्या होगा, जैसे हमने कहा E1 बराबर क्या हो जाएगा, -13.6 Z1 स्क्वायर अपान N1 स्क्वायर। हमने 1 कर लिया कि एक कोई एटम है दूसरा कोई एटम है। E2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, -13.6 Z2 स्क्वायर अपान N2 स्क्वायर। क्लियर है। अब एनर्जी का डिफरेंस कैसे निकालोगे, E1 अपान E2। E1 का वैल्यू क्या है, -13.6 Z1 स्क्वायर अपान N1 स्क्वायर। फिर डिवाइड किससे कर रहे हो, -13.6 और इनटू क्या है Z2 स्क्वायर अपान N2 स्क्वायर। ये तो कट गया, कट गया। अब देखो आपके पास वही आ गया 14-23 या 14-32 वाला जुगाड़। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है और ये चौथा टर्म है। हमने बोला था क्या करना, इसको कहां ले जाना, एक के पास। अरे भैया 14-23 नहीं रटाए थे,
1423 बोलो या 1432 बोलो, एक ही बात है। तो इस वाले टर्म को कहां ले जाओगे, एक पे, है ना। अच्छा बताओ, और 3 कहां चला जाएगा, 2 के पास। क्लियर है, 3 कहां चला जाएगा, देखो 1 के पास कौन गया, 4, 2 के पास कौन आया, 3। तो बताओ ये क्या हो जाएगा। अब अपना E1 अपान E2 फार्मूला क्या हुआ, जरा ध्यान से देखो, ये हो गया Z1 स्क्वायर, अब इसके पास कौन आ जाएगा, 4, तो ये क्या हो जाएगा, N2 स्क्वायर। थोड़ी मैथमेटिक भी सीख लो बेटा, इसलिए मैं ऐसा करा रहा हूं, नहीं तुम लिख देते सीधे फार्मूला और वहां यहां करते कि आया कैसे। अब देखो 2 के पास कौन आएगा, 2 पे कौन है, N1 स्क्वायर, 2 पे कौन आएगा, 3, ये हो गया Z2 स्क्वायर। तो बताओ E1 अपान E2 का फार्मूला आज के बाद क्या लगाओगे, डायरेक्ट बताओ बेटा, Z1 अपान Z2, है ना, होल स्क्वायर, और इनटू N2 अपान N1 होल स्क्वायर। ये हो गया बेटा, ठीक है। तो एक बार इस एनर्जी को देख लो, फिर अगली हम तीसरी हेडिंग पे चल रहे हैं। तीसरी हेडिंग अपने पास क्या है। अच्छा एक और बात बताओ, यहां पे हमने क्या, आपको नहीं लग रहा कि हमने यहां पे ये आंसर हमको रेशियो निकालने के लिए मिला, क्या मिला, Z स्क्वायर अपान N स्क्वायर, Z स्क्वायर अपान N स्क्वायर। क्लियर है। हमने इसी तरह एक रेडियस का जुगाड़ याद कराया था, रहने दो जाम म, कोई बच्चे लिखे थे जान, हम लिखा है जाम, वो लिख के चले गए जान। हमने क्या लिखा था, रहने दो जाम, है ना। तो देखो रेडियस का रेशियो कैसे निकालते हो, रहने दो और जाम, ये ऐसे रेशियो याद रखता है, नहीं तो इतने आंसर है ना। या देखो जिसको लगता है कि अरे ये अभी जुगाड़ है, उनकी औकात उनके सामने आ जाती जब वो एग्जाम में बैठे होते, उन्हें ये नहीं पता चलता जेड ऊपर है कि एन ऊपर है, कि उसकी पावर 2 है कि 3 है, ये उनको औकात उस दिन दिखती है। अभी इनको हल्के में लगेगा, यार रहने दो जाम, हल्की चीज है, उस दिन ये तुमको तुम्हारी औकात दिखा देता है जिस दिन तुम एग्जामिनेशन में बैठे होते हो, यही नहीं पता चलता। देखो अब ध्यान से देखो, एनर्जी में जेड ऊपर और इसमें जेड नीचे, एनर्जी में जेड स्क्वायर है जबकि रेडियस में जेड की कोई पावर नहीं, सिर्फ 1 है। अब देखो यहां एन स्क्वायर नीचे और यहां एन स्क्वायर ऊपर, यदि तुम आप छोटे छोटे जुगाड़ नहीं याद करोगे ना तो तुम्हारी औकात है कि तुम्हें ये याद रहेंगे, इम्पॉसिबल। अब देखो इसको कैसे याद रखना, इसको जैसे मान लीजिए तुम्हारी कोई इज्जत करता है कोई नहीं करता है, कभी कभी मेरा मन होता है ना बताएं, सब काबिल हैं यादें रखेंगे, कभी कभी मन करता है ना बताएं। अभी हम तुमको 5 फार्मूले एक साल लिखाएंगे और तुम बता नहीं पाओगे, यदि हम तुमको जुगाड़ ना रटाएं तो तुम्हारी हिम्मत नहीं कि तुम बता दो, और ज्यादा ज्यादा एक दिन बता दोगे, 2 दिन बताओगे, तीसरे दिन तो पक्का भूल जाओगे। क्लियर है। इसीलिए इनको कि तुम्हारी मेमोरी में लंबे समय तक रुके रहे ये जुगाड़, इसलिए रटाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है ना, वो तुमको इज्जत नहीं करता, तुम्हारी इज्जत नहीं करता, लेकिन तुमको भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमको भी फर्क नहीं पड़ता, तो तुम क्या कहोगे, इज्जत दो ना दो, तुम क्या कहोगे, इज्जत दो ना दो। जैसे मान लो तुम्हारा कोई इंसान इज्जत कर ही नहीं रहा, तुमको तवज्जो नहीं दे रहा, तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा, तो तुम्हारे मन में क्या आएगा, अरे तुम इज्जत दो चाहे ना दो, है ना। तो देखो ऐसे याद करोगे, देखो इज्जत दो ना दो। क्लियर है। इनको कहीं लिख लेना, नहीं आज ज्यादा काबिल बनोगे कल भड़ाम से गिरोगे, ये बात समझ लो। और हम उन्हीं बच्चों को धोखा खाते हुए देखा जो यहां ज्यादा स्मार्ट बनते हैं। आप ये सोचो कि यदि हमने भी पढ़ के यही सब पढ़ के यहां पहुंचे हैं, यदि हमको बार बार इस पे हम प्रेशर दे रहे हैं, इट मीन्स ये भूलने वाली चीज है। अभी तो 2 फार्मूले हैं, अभी 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, किसी में जेड की पावर 2 है, किसी में 3 है, किसी में पावर है ही नहीं, किसी में जेड ऊपर है, किसी में जेड नीचे है,
कैसे इतने फार्मूले याद रखोगे? तो तुम्हें जुगाड़ मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? जुगाड़। बताओ इसका जुगाड़ क्या याद कराया? इज्जत दो ना दो। ई मतलब ई, ज मतलब जेड। इज्जत दो, दो मतलब इसकी पावर दो, ना दो यानी एन, नीचे क्या है एन, इसकी पावर दो। इज्जत दो ना दो। क्लियर है? इस तरीके से आपका एनर्जी खत्म। अब आ जाओ आयोनाइजेशन एनर्जी। और देखो आयोनाइजेशन एनर्जी की सबसे खास बात यह है, क्लियर है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन, हमने क्या बोला, ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट पे चला जाए तो जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा उस एनर्जी का नाम आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाए? इनफाइनाइट पे। तो बताओ इस एनर्जी का नाम क्या होगा? आयोनाइजेशन। यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? आयोनाइज हो गया, है ना? तो अब इसमें चलो एक बात लिखो, जितनी बातें हम आपको याद कराते चल रहे हैं सब याद रखना बेटा, नहीं तो कुछ दिन बाद बड़ा फिर मामला गड़बड़ा जाता है। अच्छा बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी का कैलकुलेशन आप कब करोगे? जब आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाए आयोनाइज होके? इनफाइनाइट पे। तो जैसे आपसे बोले कि ग्राउंड स्टेट से हमारा इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? इनफाइनाइट पे, तो तुम्हारे मन में तुरंत आ जाना चाहिए कि कौन सी एनर्जी का कैलकुलेशन हमसे पूछ रहा है? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जरा ध्यान से समझो, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी का ये फार्मूला होता है, क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर क्या होता है? ई इनफाइनाइट माइनस ई एन, है ना? ई एन। अच्छा आप जरा ध्यान से समझो, देखो इनफाइनाइट पे क्या होता है एनर्जी? जीरो। और किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे एनर्जी कितनी होती है? -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला क्या हो गया? बताओ बेटा, बताओ। ई इनफाइनाइट माइनस ई एन। तो इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी है? जीरो, है ना बेटा? माइनस फिर क्या हो जाएगा? -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो हो जाएगा प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यही क्या हो गई? आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा इससे क्या पता चला? किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे एनर्जी होती है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है? ऑलवेज पॉजिटिव, है ना? और ये देखो यहां पे आपको कैलकुलेशन करके यही सारी चीजों का दिया गया है। ठीक। अब आपसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ यदि हमको आयोनाइजेशन एनर्जी का रेशियो निकालना हो तो बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर क्या हो रहा है? बताओ बेटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। अब देखो डायरेक्ट आप फार्मूला बना लोगे, क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी 1 अपान आयोनाइजेशन एनर्जी 2 बराबर, देखो जेड ऊपर है ना, तो ये क्या हो जाएगा? Z1 अपान Z2 होल स्क्वायर, और इनटू ये कहां चला जाएगा? ऊपर, तो क्या हो जाएगा? N2 अपान N1 होल स्क्वायर। रेशियो रटने से ये वाला फार्मूला रटने से डायरेक्ट ये फार्मूला आ जाता है, इसलिए रटाता हूं। और देखो यहीं पे यहां पे लिखा है। और यदि ये इस तरीके के तुम्हें जुगाड़ नहीं याद होंगे तो फिजिक्स में क्या होगा? और एक बात समझ लो, यदि फिजिक्स का आनंद, है ना, सवाल लगाने में आ रहा तो ठीक है, यदि खाली क्लास में आ रहा तो ठीक नहीं है। ये बात समझ लो। ये तुमको हम कल के लिए तैयार कर रहे हैं कि तुमको ऐसे वहां मिलेंगे। ये हम कहां का पढ़ा रहे हैं कि जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होगे तब तुमको ये सब याद आएगा। और मैं बताता हूं कि आज मेरी बातें याद आए ना आए, जिस दिन तुम एग्जामिनेशन में बैठोगे मेरी एक एक बात तुमको याद आएगी कि हाँ सर बोल तो रहे थे इज्जत दो ना दो, है ना, रहने दो जाम। तो ये जब तुम बोलोगे ना अपने दिमाग में, तुम्हें तुरंत पता हो गया, अच्छा एन ऊपर है जेड नीचे है, क्या पावर है कैसी है, ये तुम्हें याद होगा। और यही वहां कंफ्यूज करता है। क्लियर है? इसलिए मैं इसको बोलता हूं बार बार, समझ रहे ना?
आज पढ़ा रहे हैं, कल हमने कंपटीशन दिया, आज पढ़ा रहे हैं। और जिसने कभी ये कंपटीशन फेस नहीं किया हो उनको एग्जाम का प्रेशर क्या मालूम। समझो इस बात को, इसलिए मैं बार बार प्रेशर देता हूं, ये याद आ गया, याद कर लो, याद कर लो, कल को ये मिलेगा। ठीक है, चलो तो अब आगे आ जाओ, कौन सा, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब समझिएगा भैया, वेलोसिटी का फार्मूला ये सारे बच्चे याद कर लें, इसके अलावा कोई फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, वेलोसिटी का फार्मूला क्या है बताओ, 2.18 इंटू 10 की पावर क्या है 6 Z/n, आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड। अच्छा, कोई कहे कि बताओ ये क्या है, यदि आपसे वेलोसिटी का कल को रेशियो पूछ ले, है ना, कल को वेलोसिटी का रेशियो कोई पूछ ले तो क्या याद करोगे, v और z और n। इसको कैसे याद रखना, विजन 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 विजन, कैसे याद रखोगे, विजन। अच्छा बताओ, कल को इससे फार्मूला बनाना हो तो क्या करोगे, v1/v2। देखो z ऊपर है तो यहां कर दोगे z1/z2, और इंटू n नीचे है तो क्या कर दोगे, n2/n1। ले तुरंत बन गया वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला। इसलिए याद कराता हूं, समझ में आ रहा है, इसलिए इनको याद कराता हूं। और ये दो फार्मूले हमारे इस्तेमाल के बिल्कुल नहीं है, लेकिन तुम्हारे फिजिक्स के इस्तेमाल के 100% हैं। अब जरा ध्यान से समझो, ये दो फार्मूले आपको फिजिक्स में मिलेंगे, लेकिन चलो हम तुम्हें बता देते हैं। देखो ये तुम्हारा ओमेगा है, ये तुम्हारी करंट आई है, और ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है ना। तो ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, है ना। इन ये तीनों यानी ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Z²/n³। चाहे करंट देख लो, ये होती Z²/n³, और चाहे फ्रीक्वेंसी देख लो, ये क्या होती Z²/n³। तो हमने तीनों को फार्मूलों को एक में ही चिपका लिया। ये तुम्हें फिजिक्स में मिलेगा, हालत खराब हो जाएगी, इसे बात बता रहे हैं। जब हम ये बात बोलते हैं तो हमको एग्जाम दिख रहा होता है, लेकिन तुम ये बात समझ नहीं पाते हो बहुत जल्दी में, तुम्हें लगता है कि क्या है ये वहां दिखेगा। अब सुनो, ये तुमको वो सब फार्मूले नहीं रटाते, तुम्हारी हिम्मत थी कि तुम याद कर लेते कौन ऊपर कौन नीचे, किसकी क्या पावर, याद कर पाते। देखो यहाँ क्या पावर है, Z³ n5 n3 Z², है ना, कौन ऊपर कौन नीचे, जुगाड़ नहीं याद कराते, तुम्हारी हिम्मत थी कि तुम याद कर ले जाते कहां कौन है। पहला पढ़ाया R= क्या, रहने दो जाम, बोले रहने दो जाम, ऐसे फार्मूले। अब यहां औकात समझ में आती है, वहां तुम ये नहीं समझ पाते हो किसकी पावर कितनी है, कौन ऊपर कौन नीचे, तब समझ में आता है कि हाँ उस दिन बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि याद कर लो याद कर लो। अब सुनो, इसको जैसे तुम कहना, जैसे ये देखो दोनों तीनों मिला दो तो ऐसा नहीं लग रहा, विन लिखा, विन विन, क्या लिखा है, विन, क्लियर, क्या लिखा है, विन। ऐसे समझो, इसके हम कहानी सुनाते हैं। जैसे मान लो नाती, नाती समझो, नाती, हाँ नाती, ग्रैंडसन, नाती नहीं समझते हैं, है ना। तो फिर कौन हुए, बाबा हुए, यानी पिताजी के पिताजी, उनके क्या है, पिताजी के जो पिताजी हैं वो तुम्हारे बाबा नहीं हुए। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, अलग अलग जगह अलग अलग बोलते हैं, सब जगह एक जैसा नहीं बोलते हैं, बाबा ही बोलते हैं ना, तुम्हारे यहाँ कुछ और बोलते हैं। चलो ठीक, तुम बिल्कुल ना बोलना। तो पिताजी के पिताजी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाबा जी या बाबा बोलते हैं, कहीं कहीं दादा बोलते हैं, कहीं कहीं बाबूजी बोलते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग बोलते हैं। लेकिन ऐसा समझो, पिताजी के पिताजी को हम क्या बोलेंगे, और हम अपने बाबा के क्या है, नाती, क्या है, नाती, क्लियर है। और मान लो अभी तुम्हारे दादाजी क्या है या बाबा जी पहलवान है, क्या है, अरे ठीक है यार, वो नानी के यहाँ नाती, वहां से जोड़ते हैं, नानी नाना के नाती, और हाँ हाँ नाती पोता, हाँ ठीक, तो ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे समझो, जैसे नाना नानी,
मम्मी के मम्मी पापा, वैसे आपके पिताजी के जो मम्मी पापा है, रिलेशन तो वही है ना, तीसरी पीढ़ी का रिलेशन तो वही है ना, हाँ या ना। कहीं कहीं बहुत ध्यान से बोलते हैं कि नाती कहाँ बोलना है, समझ रहे हो। अरे इनडायरेक्टली हम लोग नाती ही हैं, नाना नानी के भी, बाबा और दादी के भी, है ना। आप समझो, जैसे तुम्हारे दादाजी या बाबा जी भी बड़े पहलवान हैं, और तुम मान लो यहाँ लखनऊ में रहते हो, तो तुम्हारे दादाजी या बाबा जी तुम्हारे रूम पे आए, पहलवान मतलब उनका कहीं पे मैच रहा होगा, कहीं पे उनकी कुश्ती उस्ती रही होगी, अखाड़ा रहा होगा, कहीं कुछ ऐसा रहा होगा, और वो जीत गए, जीत गए, है ना। और जीत के तुम्हारे पास आए, जीत के तुम्हारे पास आए, अब एक दो दिन तुम्हारे पास रह लिए, फिर कहते हैं कि अच्छा अब ऐसा है, अब चला जाए, अब घर हम जाएं। तो देखो क्या कह रहे हैं, कौन जीते, दादाजी, तो क्या बोलोगे, विन। क्या बोला, विन। जब दादाजी विन हो गए, जीत गए, तो अब वो कहां जाने की उनकी दिली तमन्ना कहा कि यार गांव से आए थे, चलो वहीं चलें। तो देखो आप, दादाजी अपने नाती से क्या कह रहे हैं, विन हो गए दादाजी, तो क्या बोल रहे हैं, जाने दो नाती। क्या बोल रहे हैं, जाने दो नाती, ती मतलब तीन, नहीं समझ रहे हो। समझ लो इन जुगाड़ बनाने में दम निकल जाती है, समझ रहे हो। कहानी सेट करो फिर बनाओ, दम निकल जाती है। बस इसलिए, बस इसलिए कि कल को तुम्हारा ये सवाल वहां मिले तो तुम्हारा सही हो। लोग तो इसी में कंफ्यूज हो जाते कि एन क्यूब ऊपर था कि जेड स्क्वायर नीचे था, यही भूल जाते। तो आज के बाद याद, क्या देखो दादाजी क्या कह रहे हैं, जाने दो नाती। ना मतलब एन, और ती मतलब तीन, जा मतलब जेड, है ना, दो मतलब दो, जाने दो नाती। अब देखो आपको जाने दो नाती से कितने फार्मूलों याद हो गया, डब्ल्यू याद, आई याद, एन याद। क्लियर हुआ, ये कहानी समझ में आई। ये इसके सवाल अक्सर आपको फिजिक्स में मिलेंगे। और एक मैं बात बताऊं, इसकी वैल्यू तो उस दिन तुमको ज्यादा समझ में आएगी जिस दिन फिजिक्स में तुमको ये नहीं मिलेगा। आज मैं बोल रहा हूं, उस दिन तुमको ये क्लास याद आएगी कि सर ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ बताया तो था, उस दिन तुमको ये याद आएगा। और मैं आज बोल रहा हूं चैलेंज के साथ, और जब ये आए तो तुम मैच कर लेना, तब तुमको समझ में आएगा। ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, कौन है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और जेड और एन में क्या रिलेशन है, कैसे याद करोगे। जैसे किसी ने कहा कि कोई ऐसा इंसान है जिसको बेइज्जती नापसंद है, किसको पसंद है, किसी को बेइज्जती क्या होती है, नापसंद ही होती है। तो देखो कैसे याद करना, बोलो बेइज्जती नापसंद, नहीं समझ में आया। बे मतलब क्या हो गया, बी, ज बेइज्जती जेड, ती का मतलब तीन, ना का मतलब एन, पसंद का मतलब पांच। क्लियर है, लिख लो कहीं, वो हमारे काम के नहीं, फिजिक्स में इस्तेमाल होंगे। अच्छा बताओ, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या है, फार्मूला बताओ, बताओ क्या है, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या है, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, ये है। अच्छा बताओ, फ्रीक्वेंसी किसके उल्टा होती है, होता कि नहीं होता है, एन बराबर क्या होता है, वन बाई टी। आपको एन का फार्मूला तो ये मालूम है, तो बताओ टी का फार्मूला क्या होगा, वन बाई एन। अब ये एन वाली वैल्यू यहां उठा के रख दो, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, वन अपान जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। ये एन कहां आ जाएगा, ऊपर, तो टी का फार्मूला होता है एन क्यूब अपान जेड स्क्वायर। बना लो बेटा इसको, हालत खराब हो जाती वहां ये फार्मूले में बताने में, कौन ऊपर कौन नीचे, किसकी क्या पावर। बना लो बना लो, सबके पेन चलने चाहिए, नहीं तो अभी हम टेस्ट में देंगे फिर आए आए करोगे। हम सारी काबिलियत उसी में चेक कर लेते हैं।
अब जो तुम्हारा टेस्ट होगा, जैसे टेस्ट खत्म, शाम में आपको आपका सॉल्ट पे सॉल्यूशन आ जाएगा। अच्छा, इस बार हमने सॉल्यूशन एक दिन बाद आप पे अपलोड किया था। कितने लोगों को मिला था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बाकी लोग क्या कर रहे थे? और कहाँ हमने इसको अपलोड किया था? ऐप पे, है ना? हाँ, है ना? तो तुम लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो उसमें हम डालते हैं ये सॉल्यूशन या ऐप, है ना? समर्पण कोटा केमिस्ट्री के नाम से टेलीग्राम भी है, समर्पण कोटा केमिस्ट्री के नाम से। तो जिसपे हम डायरेक्ट आपके ये जो भी क्वेश्चन ये होते हैं सॉल्यूशन, ये हम उस पर आपको दे देते हैं। क्लियर है? चलो, अच्छा एक बात बताओ, अपने पास रेशियो वाले कितने आ गए हैं? रेशियो सब एक ही जगह, ये बना लिया ना सबने? अब सारे रेशियो एक जगह लिखो, है ना? कितने रेशियो हमने याद करा दिया? अब जरा ध्यान से देखो, नंबर 1 हमने याद कराया था रेडियस का। क्या याद कराया था? पहला याद। अच्छा, दूसरा एनर्जी का। उसके बाद हमने याद कराया वेलोसिटी। उसके बाद हमने याद कराया है ना? उसके बाद हमने याद कराया ये। इनको कहीं एक जगह लिख लो। और अब यदि हमारे जुगाड़, थोड़ी देर के लिए हमारे जुगाड़ तुम ना याद करो, तुम्हारी औकात है कै दिन तुमको ये फार्मूले याद रहे? ठीक है, इनको एक जगह लिखो और मेरे फार्मूलों का सहारा ना लो, मैंने जो जुगाड़ रटा है उनका सहारा ना लो, और तुम देखो तुम्हें ये कै दिन याद रहता है। यदि मैंने जुगाड़ बनाया, इट मीन्स कुछ है उसमें। इनको एक जगह लिख लो और ज्यादा काबिल बन के देख लो, थोड़ी देर में तुमको तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी। अब समझ में आया हमने ये जुगाड़ क्यों रटा है? आप समझ में आया होगा। चलो, अब बेटा सवाल लिखो, इनको एक ही जगह सब लिख लेना। अब चलो ये पहला सवाल हो जाए, चलो लिखो, पहला सवाल करो बेटा। चलो, पहला सवाल देखो किसका है। पहले में क्या पूछ रहा? वेलोसिटी। दूसरे में क्या पूछ रहा है? टाइम पीरियड। क्लियर है? अब देखो सवाल क्या है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ Li+2 एटम। किसका रेशियो पूछा है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का जुगाड़ क्या है? विजन। क्या जुगाड़ है? विजन। यानी v1/v2 बराबर क्या होगा? z1/z2 इंटू n2/n1। ये फार्मूला है। देखो, ऊपर वाला जो z हो यानी उसका 1 ऊपर और उसका 2 नीचे, जो नीचे हो इसका 1 नीचे और 2 ऊपर, जो जहां हो उसका 1 वहीं होगा। कुछ समझ में आ रहा? जैसे z ऊपर है तो z1 ऊपर होगा, n नीचे है तो n1 नीचे होगा, n1 नीचे तो n2 ऊपर, z1 ऊपर तो z2 नीचे। फिजिक्स में क्या होता होगा हमें तो आइडिया लग रहा है। जब तुमको इतना क्रिस्टल क्लियर हम कह रहे हैं, सब पे जुगाड़ बता रहे हैं, तो हम फिजिक्स का आइडिया लगा लिए हैं क्या होगा। देखो, ठीक है, हम लोगों के लिए थोड़ी देर ही काफी है समझने के लिए। ठीक है, अच्छा देखो, ये n इक्वल टू क्या है? क्या है? 3। और ये n इक्वल टू क्या है? 5। क्लियर है? अच्छा देखो, ये अपना कौन सा हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन, ये पहले लिखा तो इसको 1 मान लो, 1। अच्छा, इसका Z1 हाइड्रोजन का Z कितना होता है? 1। अब ये तुम्हारा क्या लिखा? लिथियम, तो इसको मान लो N2। इसका Z2 कितना होता है? लिथियम का Z कितना होता है? 3। फार्मूला लगा दो, तो V हाइड्रोजन अपान V
Li++ है ना बेटा। तो बताओ हाइड्रोजन के इसको क्या माना है, Z1 और N1, तो Z कितना हो गया 1/Z2 कितना है 3 इंटू N2 कितना है 5 अपान N1 कितना है, N1 कितना है 3। क्लियर है, ये तो हुआ। N2 5 N1 3 है ना। कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या रखने में? ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा 5/9। यदि आपसे कोई रेशियो पूछ ले VH यानी वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड वेलोसिटी ऑफ Li++ तो क्या हो जाएगा 5:9। अब तुमको ये विजन समझ में आ रहा होगा। पहले कुछ दिन बातें हवा में चलती हैं और सारे रेशियो एक जगह लिखाए हैं, उनको देख लेना और उसी सवाल बनता है। और जितने हमने रेशियो लिखा है उसमें फिजिक्स भी कवर है, उसमें केमिस्ट्री भी कवर है। क्लियर है। अब अगला आ जाओ सवाल। ये सबका हो गया बेटा, लगा लो। अच्छा, अब आपसे देखो किसका रेशियो पूछ रहा है, टाइम पीरियड। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको टाइम पीरियड का कोई फार्मूला बताया था, नहीं मालूम है तो आपको ये तो मालूम है, हमने विन सिखाया है ना। क्या सिखाया है, जाने दो ना ती। अच्छा, ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, Z2/N3। तो N बराबर क्या होता है 1/T है ना। तो T बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा बताओ बेटा 1/N। अच्छा बताओ N का वैल्यू क्या है Z²/N³। तो बताओ फार्मूला क्या बन जाएगा N³/Z²। तो बताओ टाइम पीरियड का फार्मूला क्या बना N³/Z²। आप देखो समझ में आया ये रेशियो, क्लियर है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का आपको रेशियो कैलकुलेट करना है ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li++ है ना। तो देखो T हाइड्रोजन का पता करना है तो क्या हो जाएगा। अच्छा, इसका सीधे फार्मूला लिखो पहले, क्या होगा फार्मूला बनाओ इसका रेशियो से। तो क्या हो जाएगा T1/T2। अच्छा बताओ यहां N ऊपर है तो ये हो जाएगा N1³ और Z देखो नीचे है तो अब क्या हो जाएगा Z ऊपर चला जाएगा ना बेटा, तो Z1 नीचे होगा तो क्या हो जाएगा Z1² और ये हो जाएगा Z2²। फार्मूला बन गया। जो तुम्हारे रेशियो में जहां लिखा उसका 1 वही होगा, 2 उसके उल्टा होगा। जैसे देखो यहां N लिखा तो N1 ऊपर N2 नीचे, Z यहां लिखा तो Z1 नीचे Z2 ऊपर। अब देखो अब यहां का ये N1 कितना दिया है 2 और Z1 कितना है आपका 1। यहां आप इसको क्या मान लो N2 आपका कितना दिया है 3। अच्छा बताओ Z2 कितना दिया है 3। क्लियर है। अब रख दो, हमने 1 किसके लिए मान लिया है हाइड्रोजन के लिए और इसको किसके लिए मान लिया है Li++ के लिए, है ना। क्लियर हुआ। तो बताओ अब हमने क्या निकाल लें ये देखो टाइम पीरियड किसका हाइड्रोजन का अपान टाइम पीरियड किसका Li++ का बराबर क्या होगा N1 किसके लिए मानना है हाइड्रोजन के लिए तो कितना हो जाएगा 2 का क्या है क्यूब अपान N2 कितना है 3 का क्यूब इंटू Z2 कितना है 3 का स्क्वायर अपान Z1 कितना है 1 का स्क्वायर। अच्छा बताओ 3 का क्यूब क्या होगा, यानी 2 को 3 बार गुणा करो तो कितना हो जाएगा 8 और 3 को 3 बार गुणा करो 27, 3 को 2 बार गुणा करो 9 और अपान 1 तो कितना हो जाएगा, इसको काट लोगे ठीक है तो 8/3। तो T हाइड्रोजन का और T
लिथियम प्लस प्लस का आंसर क्या आया 8/3। रेशियो में पूछ ले तो 8:3। देखो ऐसे सवाल लगेंगे। क्लियर है? ये सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए। अच्छा इसको लगा लो, पहले आराम से लगा लो, फिर आगे बढ़े। तो अब जो इस हेडिंग के खत्म होने के बाद आपका बड़ा कम समय लगने वाला है, क्योंकि यहां तक थोड़ा सा कैलकुलेटेड वाली बातें थी। हाइजेनबर्ग में थोड़े सवाल हैं, उसके बाद चैप्टर समाप्त, क्योंकि आगे समय नहीं लगना, यहां तक समय लगना था। आगे सवाल, आगे क्या है? आप बाऊ कौन है? आप बाऊ है, पाउली है ना? आप बाऊ हैं क्या? आप बाऊ कोई है मैं नहीं है। आप बाऊ एक जर्मन वर्ड है। आप बाऊ कोई इंसान थोड़े ना है। हाँ देखो, जब हम बोलते तुम समझ नहीं पाते हम क्या तुमसे पूछना चाह रहे हैं। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहां से तुमको स्पेक्ट्रम से पढ़ाएंगे, इनको आज समझ लो, है ना? आज हम लोग कौन से पेज पे हैं बताओ बेटा? 21। उधर कौन सा 21? हाँ, तो अब आगे वाले में बड़ा कम समय लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि आगे वो वाली बातें नहीं रही जो यहां तक कैलकुलेशन थे, यहां तक जो जुगाड़ थे। आगे क्वांटम नंबर है ना? अब जरा ध्यान से समझो। अच्छा, हमने आपको क्या याद कराया कि आयोनाइजेशन एनर्जी आप कब कैलकुलेट करोगे? जब इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट पे चला जाए तो कौन सी एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? देखो ये याद हो गया। दूसरा आया सेपरेशन एनर्जी। कौन सा एनर्जी? सेपरेशन एनर्जी। तो देखो यहां N1 1 नहीं हो सकता। देखो यदि n इक्वल टू 2 3 4 5, यानी ग्राउंड स्टेट से छोड़ दो। क्या छोड़ दो? ग्राउंड स्टेट को छोड़ दो, बाकी किसी भी एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पे फेंक दो तो कौन सी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे? सेपरेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी? सेपरेशन एनर्जी। अच्छा देखो, ये भी हमें समझ आ गया, ये भी हमें समझ में आ गया। अच्छा, एक्साइटेशन एनर्जी कब कैलकुलेट करोगे? जब N1 से इलेक्ट्रॉन N2 पे, N3, N4 पे फेंका जाए तो एक्साइटेशन एनर्जी, लेकिन इनफाइनाइट पे फेंका नहीं जाएगा। बताओ, यदि N1 से इनफाइनाइट कर देते तो आयोनाइजेशन हो जाता। तो बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी में क्या फर्क है? अब बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी कब कैलकुलेट करेंगे? जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट पे फेंका जाए। अच्छा बताओ, सेपरेशन एनर्जी, ग्राउंड को छोड़ दो, बाकी कहीं से इनफाइनाइट पे फेंक दो, सेपरेशन एनर्जी। उसके बाद कौन है? एक्साइटेशन एनर्जी। अब आप कहीं से कहीं फेंको, देखो ग्राउंड से कहीं फेंको लेकिन इनफाइनाइट पे ना फेंको। ग्राउंड से देखो सब में देखो ग्राउंड, ये N1 आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, है ना? N1 से इनफाइनाइट फेंका, आयोनाइजेशन, है ना? N2 N3 N4 से कहीं फेंका इनफाइनाइट पे, सेपरेशन, है ना बेटा? और N1 से कहीं फेंका लेकिन इनफाइनाइट पे नहीं जाने दिया तो कौन सी एनर्जी? एक्साइटेशन एनर्जी। ऑल दीज काइंड्स ऑफ एनर्जी आर ऑलवेज पॉजिटिव। ये तीनों टाइप की एनर्जी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। जबकि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव। न्यूक्लियस से ऊपर जाओगे तो कौन घटेगा, कौन बढ़ेगा? हाँ है ना? बताओ, जब न्यूक्लियस से ऊपर जाएंगे तो टोटल और पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगी? बढ़ेंगी। काइनेटिक एनर्जी घटेगी। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो टोटल और पोटेंशियल एनर्जी घटेंगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्लियर है? अच्छा बताओ, किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की एनर्जी निकालने का फार्मूला -13.6 Z²/n²। अच्छा जुगाड़ क्या है? इज्जत दो ना दो, इससे रेशियो वाले फार्मूले बन जाते हैं डायरेक्ट। पक्का? अच्छा बताओ, एनर्जी का डिफरेंस निकालना हो तो फार्मूला कौन? डेल्टा ई बराबर 13.6, है ना? Z² 1/n1² - 1/n2²। चाहे इतना बड़ा फार्मूला लगाओ और चाहे Z2 क्या करो, डेल्टा ई बराबर E2 - E1 कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। क्लियर हुआ? तो देखो अब अगली क्लास से हम आपको सवाल उसमें टिक करा देंगे जो आपको क्वेश्चन की बुकलेट मिली है,
और कोशिश कर रहे हो कुछ सवाल लगाने की, लग रहे हैं धनाधन? पहले वाले तो सब ऐसे उड़ गए होंगे। मैं और ये हम कहां के सवाल लगवाएं? ये सारे पूछे गए सवाल हैं, ये अनसॉल्व के क्वेश्चंस हैं, ये जो आए हुए क्वेश्चन है वही हमने लगवाए हैं। क्लियर है? तो अगली क्लास में हम लोग बेटा क्या पढ़ेंगे? स्पेक्ट्रम, है ना, जिसमें लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड। हाँ, पी साइलेंट होता है, सिर्फ फंड बोलेंगे। और एक और सीरीज हम पढ़ेंगे, हम्फ्रे। कौन सा? हम्फ्रे।